हेलो गाइस। तो आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था और इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। और ऐसा लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट में जो एक ट्रॉफी का सूखा हो गया था लास्ट के 11 सालों में, वो फाइनली ब्रेक हो रहा है। 2024 में जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ये एक बड़ा इवेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि अब इंडियन टीम एक स्टैंडर्ड पे आ चुकी है जो अपने आप को प्रूव कर चुकी है कि 2 ICC ट्रॉफीज़ अब इंडिया के पास है और ये एक बड़ी बात है। अब मैच की बात कर लेते हैं। टॉस जीत के न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग का फैसला किया। टीम कॉम दोनों का ऑलमोस्ट सेम था। न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी इंजर्ड था, तो मैट हेनरी की जगह वो लोग नेथन स्मिथ जो और एक और सीम बॉलर है उसको लाए थे। न्यूजीलैंड की इनिंग्स की बात कर लेते हैं। विल यंग और सचिन रविंद्र ने अच्छा स्टार्ट दिया। रविंद्र ने ऑलमोस्ट अपना जो सेमीफाइनल का फॉर्म था वो कंटिन्यू करा। ऐसा लग रहा था कि वो सेट होके आया है। उसने सेंचुरी मारी थी सेमीफाइनल में और इस मैच में वो ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा और उसने बाउंड्रीज हिट करना चालू करी। जिस तरह से ट्रेविस हेड ने इंडिया पे प्रेशर बनाया था, उसी तरह से सचिन रविंद्र खेल रहा था और वो सारे बॉलर्स को अंडर प्रेशर रख रहा था। जब ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड अच्छे से सेट हो गई है और ऐसा लग रहा था कि स्कोर आगे जाके उनको जो पावर प्ले में स्टार्ट मिला है वो भी कंटिन्यू करने वाले हैं वो लोग, वैसे ही रोहित शर्मा ने अपना ट्रम्प कार्ड इंट्रोड्यूस किया जो कि था वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती ने ऑलमोस्ट अटैक में आते से ही विलियम का विकेट लिया। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के ग्रुप स्टेज मैच में भी वरुण चक्रवर्ती ने ही विलियम को आउट किया था, बोल्ड किया था उस टाइम पे। इस बार उसने LBW किया। विलियम के आउट होने के बाद कुछ देर बाद ही जब कुलदीप अटैक में आया, तब कुलदीप की पहली बॉल जो सचिन रविंद्र ने खेली उसी पे वो पिक नहीं कर पाया और वो बोल्ड हो गया। ये विकेट देखने में मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगा, क्योंकि सचिन रविंद्र बहुत अच्छा खेल रहा था उस टाइम पे। वो ऑलमोस्ट उसी तरह का प्रेशर बनाए रख रहा था इंडिया पे जो ट्रेविस हेड ने सेमीफाइनल में बना के रखा था, और उसको बोल्ड होता हुआ देख के जो मुझे सेटिस्फैक्शन हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ था। फिर रविंद्र के बोल्ड होने के बाद विलियमसन और मिचेल क्रीज पे थे और कुलदीप ने विलियमसन को बॉल डाली और विलियमसन ने बॉल सॉफ्ट डिसमिसल हो गया उसका और उसने बॉल चिप करके कुलदीप को हाथ में दे दी और वैसे विलियमसन आउट हुआ। विलियमसन एक बहुत ही क्रूशियल विकेट था न्यूजीलैंड के लिए और इस विकेट के बाद ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड बहुत प्रेशर में आ गया है। ये तीसरा विकेट था जो न्यूजीलैंड का गिरा था और 57 पे न्यूजीलैंड 0 विकेट्स पे थी और 63 के आसपास वो लोग 3 विकेट पे आ चुके थे। फिर विलियमसन के आउट होने के बाद टॉम लेथम और मिचेल क्रीज पे थे। मिचेल और टॉम लेथम स्कोर को 108 के आसपास ले गए और रविंद्र जडेजा ने टॉम लेथम को LBW आउट किया। इस पॉइंट तक न्यूजीलैंड के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था। वो लोग कुछ भी मोमेंटम अपने साथ नहीं ले पा रहे थे पूरी इनिंग्स में और ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने उनके ऊपर एक चोक होल्ड बना के रखा है। फिर ग्लेन फिलिप्स और मिचेल क्रीज पे आए, ने पार्टनरशिप अपनी आगे बढ़ाना चालू करी। फिर ये पार्टनरशिप बहुत ही क्रूशियल थी न्यूजीलैंड के लिए और यही पार्टनरशिप थी जो न्यूजीलैंड को मिडिल ओवर से लेकर एंड ओवर तक ऑलमोस्ट लेके गई। मैंने अपने प्रीव्यू में कहा था कि जो न्यूजीलैंड इंडिया के स्पिनर्स को जैसे खेलता है वो बहुत ही क्रूशियल होगा न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि इंडिया का पूरा चोक होल्ड दुबई में अपने स्पिनर्स की वजह से रहा है। कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, और यही मेरे हिसाब से इस मैच में सबसे क्रूशियल चीज़ रही ये देखने के लिए कि न्यूजीलैंड ने इंडिया के स्पिनर्स को कैसे खेला। इंडिया के स्पिनर्स की लाइन और लेंथ हमेशा स्टंप्स पे रही। न्यूजीलैंड के बैटर्स को ज़्यादा रूम नहीं मिला उनको खेलने के लिए और वो ना तो बड़े हिट्स मार पाए और ज़्यादा स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड ने अपनी पूरी इनिंग्स में ऑलमोस्ट 150 डॉट बॉल्स खेली, जो बहुत ही बड़ा नंबर है। देखा जाए तो आधी डॉट बॉल आप इनिंग्स की पूरी बॉल्स में से आधी बॉल आप डॉट बॉल खेल रहे हो, तो उनके लिए ये डॉट बॉल्स खेलना बहुत ही एक्सपेंसिव रहा। मिचेल और ग्लेन फिलिप्स पूरी इनिंग्स स्पिनर्स की लाइन और लेंथ की वजह से ज़्यादा मोमेंटम नहीं ला पाए अपनी इनिंग्स में। मिचेल बहुत ही स्लो खेल रहा था, उसका 91 बॉल्स में आई और उस ग्लेन फिलिप्स भी ज़्यादा तेज़ नहीं मार पा रहा था। ग्लेन फिलिप्स अलॉन्ग द वे थोड़ी बहुत बाउंड्रीज मार पाया, कुछ बाउंड्रीज ग्लेन फिलिप्स ने मारी, पर उनकी तरफ से कोई सिग्निफिकेंट मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ जब वो खेल रहे थे। मिचेल और फिलिप्स स्कोर को 165 तक ले गए। इन दोनों की पार्टनरशिप में कोई भी मोमेंटम न्यूजीलैंड की तरफ नहीं आ पाया। वो लोग ज़्यादा तेज़ नहीं खेल पाए। इंडियन स्पिनर्स ने पूरी तरह से उनको दबा के रख रखा था। फिर 165 पे जब फिलिप्स एक्सेलरेट करने का ट्राई कर रहा था, तब वरुण चक्रवर्ती ने उसको बोल्ड किया। फिलिप्स के आउट होने के बाद माइकल ब्रेसवेल क्रीज पे आया और ब्रेसवेल और मिचेल स्कोर को थोड़ा आगे ले गए। जब स्कोर 211 पे था, तब शमी ने मिचेल का विकेट लिया। वो ऑफ साइड में कवर पे आउट हो गया, कैच आउट। मिचेल के आउट होने के बाद सैंटनर और ब्रेसवेल की जो पार्टनरशिप थी वो न्यूजीलैंड के लिए बहुत क्रूशियल रही,
क्योंकि न्यूजीलैंड को जो फिनिशिंग मिली है वो माइकल ब्रेसवेल की वजह से मिली। सैंटनर ने ब्रेसवेल का अच्छा सपोर्ट किया। ब्रेसवेल ने 40 बॉल्स पे अपनी 50 कंप्लीट करी और उसने बहुत ही क्रूशियल इनिंग्स खेली। ऑलमोस्ट 134 के 35 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग करी और न्यूजीलैंड को वो पुश दिया जो उसकी उनको ज़रूरत थी। फिर न्यूजीलैंड का स्कोर फाइनली 251 पे जाके रुका। अब इंडिया की इनिंग्स की बात कर लेते हैं। इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने इंडिया को इस टूर्नामेंट का अभी तक का बेस्ट स्टार्ट दिया। जो स्टार्ट उनको बाकी मैचेस में नहीं मिला था उस तरह का स्टार्ट फाइनल में मिला, जो कि बहुत ही क्रूशल रहा। रोहित और शुभमन दोनों, खासकर रोहित बहुत अच्छे से अग्रेसिव खेल रहा था। उसकी 40 बॉल्स में आई। रोहित और शुभमन की 100 रन की पार्टनरशिप रही। शुभमन रोहित का सपोर्ट कर रहा था, उसकी तरफ से बहुत अग्रेशन नहीं था, पर उनकी जो पार्टनरशिप थी वो क्रूशियल रही पूरी इंडिया के लिए, क्योंकि 250 का चेज है अगर आपका और 100 रन आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप है जो आप ऑलमोस्ट 18 ओवर्स में करते हो, तो दैट ऑलमोस्ट किल्स द गेम राइट अवे। रोहित हर बॉलर को अच्छे से मार रहा था। उसने आते से ही उनके जो विलियम ओरूर्क है उसको छक्का मारा, फिर उसने 1-2 क्यूट शॉट्स खेले जो उसने लैप कर दिए पीछे की तरफ। मैंने अपने प्रीव्यू में कहा था कि ये इनिंग्स रोहित के लिए बहुत क्रूशियल हो सकती है, क्योंकि अगर उसका इस इनिंग्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो रिटायरमेंट की डिमांड आ सकती है फैंस की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से भी रोहित के लिए। पर उसकी परफॉर्मेंस इस इनिंग्स में बहुत अच्छी रही। रोहित और शुभमन स्कोर को 106 तक ले गए, जब शुभमन को ग्लेन फिलिप्स ने बहुत शानदार कैच लिया। न्यूजीलैंड की एक बात है कि वो लोग कैच छोड़ते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वो हर कैच जो उनको छोड़ देने चाहिए, मतलब जो अनगेटेबल है वो भी वो पकड़ लेते हैं। इंडिया की तरफ से ये नहीं देखने को मिला था। इंडिया ने अपनी बॉलिंग के टाइम बहुत सारे कैचेस ड्रॉप किए। ऑलमोस्ट 4 कैच थे जो इंडिया ने ड्रॉप किए। शुभमन ने भी ड्रॉप किए, श्रेयस ने भी कैच ड्रॉप किए। ये बहुत ही खराब था देखने के लिए। मतलब अगर आप फाइनल में खेल रहे हो, आपको कैचेस तो लेने ही पड़े। इंपॉर्टेंट कैचेस आप छोड़ रहे हो तो दैट इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ अ चैंपियन टीम। पर इंडिया को ज़्यादा भारी नहीं पड़े वो कैचेस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फिर शुभमन के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पे आया और कोहली ज़्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाया। उसको माइकल ब्रेसवेल ने आउट किया LBW। कोहली ने रिव्यू लिया पर रिव्यू वेस्ट हो गया। फिर कोहली के आउट होने के बाद रोहित और श्रेयस क्रीज पे थे। इन दोनों ने ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप नहीं की और रोहित और श्रेयस डॉट बॉल्स भी खेल रहे थे, तो न्यूजीलैंड ने प्रेशर बिल्ड करना चालू कर दिया था इस पॉइंट पे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने भी एक रन रेट को किल कर दिया है। फिर 130 के आसपास रोहित स्टेप आउट करके इनफील्ड के ऊपर से जाने के चक्कर में आउट हो गया। रोहित के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड शायद इस गेम में वापस आ सकती है, ये मैच क्लोज जा सकता है। पर फिर श्रेयस और अक्षर ने जो पार्टनरशिप की वो बहुत ही क्रूशियल रही। श्रेयस और अक्षर इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया के लिए शायद सबसे क्रूशियल बैटर्स रहे हैं। मैं कहूँगा कि ये कोहली और रोहित शर्मा और शुभमन गिल से भी ज़्यादा क्रूशियल बैटर्स रहे हैं, खासकर श्रेयस, क्योंकि श्रेयस हर उस मैच में एक ब्रिज का काम किया है जिसमें इंडिया प्रेशर में थी, फ्रॉम द टॉप ऑर्डर टू द लोअर ऑर्डर। श्रेयस की इनिंग्स एक सेगवे बनी है इंडियन टीम के लिए टू गो फ्रॉम द ब्लिस्टरिंग स्टार्ट दे गेट एट द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स टू एक रन बॉल जो वो लोग खेलते हैं मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में। श्रेयस मेरे लिए इस पूरे टूर्नामेंट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा इंडिया के लिए। फिर श्रेयस और अक्षर स्कोर को 183 तक ले गए। 183 पे प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में श्रेयस रेक साइड पे आउट हुआ। फिर श्रेयस के आउट होने के बाद अक्षर और KL के बीच में 20 रन की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद अक्षर लॉन्ग ऑन पे आउट हुआ, लॉन्ग ऑफ पे। फिर अक्षर के आउट होने के बाद KL और हार्दिक ने सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप की और हार्दिक के आउट होने के बाद जडेजा और KL राहुल ने गेम फिनिश किया। इन छोटी छोटी पार्टनरशिप की वजह से इंडिया को बहुत हेल्प हुई और मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड और इंडिया की इनिंग्स में यही एक बड़ा डिफरेंस था कि न्यूजीलैंड ने जब विकेट्स लूज किए तो उन्होंने क्लम्स में विकेट लूज किए। उन्होंने जब एक विकेट लूज किया तो 2-3 और लूज किए। ऐसा उनके साथ बैक एंड में भी हुआ और ऐसा उनके साथ जब उन्होंने इनिंग स्टार्ट करी, जब रचिन रविंद्र आउट हुआ उसके बाद भी यही चीज़ हुई थी। और क्लम्स में विकेट होने के बाद न्यूजीलैंड के इनिंग्स में ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ पाया और यही सबसे बड़ी इशू था कि जो न्यूजीलैंड बड़ा स्कोर नहीं कर पाई। इंडिया के इनिंग्स में यही सबसे बड़ा डिफरेंस था कि उन्होंने भी विकेट्स लूज किए पर उन्होंने कभी भी विकेट्स बैक टू बैक ज़्यादा लूज नहीं किए, एक्सेप्ट फॉर विराट कोहली का जो विकेट हुआ। उन्होंने जब श्रेयस
जब रोहित शर्मा आउट हुआ तब श्रेयस और अक्षर के बीच में भी 60 रन की पार्टनरशिप हुई। फिर अक्षर और केएल के बीच में 20 रन की पार्टनरशिप हुई और केएल और हार्दिक के बीच में फिर 40 रन की पार्टनरशिप हुई, जो ऑलमोस्ट मैच को ख़त्म कर चुकी थी। तो ये एक बड़ा रीज़न था कि इंडिया आसानी से स्कोर को चेज कर पाया। और ऐसा कई बार इंडिया की इनिंग्स में हुआ जब उनको सिंगल्स लेने की ज़रूरत थी, पर उन्होंने ग्लोरी शॉट के चक्कर में विकेट अपना गंवाया। ये चीज़ श्रेयस के साथ हुई, फिर अक्षर के साथ हुई और उसके बाद हार्दिक के साथ भी यही चीज़ हुई। हार्दिक ने ऑल दो कुछ अच्छे शॉट्स मारे थे, लेकिन इंडिया के लिए ये एक इशू बन सकता था अगर एक और विकेट गिर जाता कि उनके पास कोई बैटर्स बचे नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने बोला है कि वो रिटायर नहीं होने वाला है। ये अच्छा भी हो सकता है इंडिया के लिए और बुरा भी हो सकता है। मैं अपने पॉइंट्स रखूंगा जो मेरा पर्सपेक्टिव है। रोहित का परफॉर्मेंस फाइनल मैच में बहुत अच्छा रहा, पर उसका परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में कंसिस्टेंट नहीं रहा था। उसने मैच डिफाइनिंग इनिंग्स खेली ऑफ कोर्स फाइनल में, पर अगर उसका टूर्नामेंट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा होता तो मैं बोलता कि आई एम डेफिनेटली हैप्पी कि रोहित रिटायर नहीं हो रहा है। आई एम काइंड ऑफ हैप्पी राइट नाउ, क्योंकि आई डोंट वांट टू, मैं ऐसा नहीं चाहता कि इमोशंस में बह के मैं बोलूँ कि आई एम वेरी हैप्पी कि रोहित रिटायर नहीं हो रहा है, क्योंकि रोहित की फिटनेस बहुत अच्छी नहीं है और 2027 वर्ल्ड कप अभी भी थोड़ा 2 साल दूर है। और अगर रोहित 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहता है तो उसको अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देना होगा और उसको अपनी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना होगा। और उसकी परफॉर्मेंस उतनी कंसिस्टेंट नहीं रही है लास्ट के कुछ 6-8 महीनों में। टेस्ट क्रिकेट में तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है, पर वनडे में भी उसकी इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही है जितनी उसकी पास में रही थी। तो आई एम हैप्पी कि रोहित रिटायर नहीं हो रहा है, पर I'd like to see him be consistent in the coming next 2 years, especially before the 2027 वर्ल्ड कप। और अगर वो कंसिस्टेंट रहता है तो आई वुड बी द हैप्पीएस्ट मैन। रोहित मेरा फेवरेट प्लेयर है इंडियन टीम में, तो मैं तो सबसे ज़्यादा खुश रहूंगा अगर रोहित 2027 वर्ल्ड कप तक खेलता है। विराट भी रिटायर नहीं होने वाला है। जडेजा ने जब अपना स्पेल फिनिश किया था तब कोहली ने उसको हक किया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जडेजा भी रिटायर होने का अनाउंसमेंट कर सकता है, पर किसी का भी अनाउंसमेंट नहीं आया है कि वो अभी तक तो नहीं आया है कि वो लोग रिटायर हो रहे हैं। अगर आने वाले कुछ दिनों में कुछ चेंज होता है तो आई अपडेट। पर कोहली तो ऑफ कोर्स 2027 वर्ल्ड कप तक खेल ही सकता है। उसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहा है और उसने क्रूशियल मैचेस में बड़ी इनिंग्स खेली है, तो दैट इज गुड टू सी कि कोहली 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने वाला है। अब इंडिया की इस टीम की बात कर लेते हैं। ये टीम 2023 वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट अनडिफीटेड रही, सिर्फ फाइनल मैच हारी। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता 2024 का अनडिफीटेड, और अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनडिफीटेड जीते हैं। ये एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि ये इंडियन टीम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाइड बॉल टीम्स है, नॉट जस्ट ऑफ इंडिया, ये किसी भी टीम की ग्रेटेस्ट वाइड बॉल टीम्स में से है। आप 1980s की वेस्ट इंडीज़ की टीम ले लो, फिर ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी 1999 से 2006 तक 2007 तक, उस टीम को ले लो, और उसके बाद अगर कोई वाइड बॉल टीम है तो मेरे हिसाब से यही टीम है। इंग्लैंड की टीम जो 2019 वर्ल्ड कप के आसपास थी, दैट वाज अ गुड टीम, पर मेरे हिसाब से ये करंट इंडियन टीम दैट इज बेटर देन इवन दैट इंग्लैंड टीम। इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा इन तीनों टूर्नामेंट्स में, और रोहित एज अ कैप्टन ये इंडिया का एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाइड बॉल कैप्टन्स है। मेरे हिसाब से रोहित, अगर मैं रैंक करना चाहूँगा तो मैं MS धोनी को सबसे ऊपर रखूँगा, फिर रोहित को रखूँगा, और उसके बाद गांगुली के मैं एरा में ज़्यादा, गांगुली और कपिल देव के एरा में ज़्यादा मैंने देखा नहीं क्रिकेट। ऑफकोर्स कपिल देव के एरा में तो नहीं देखा ऑफकोर्स, गांगुली के एरा में मैंने क्रिकेट ज़्यादा नहीं देखा था। पर अगर रैंक करना चाहूँगा तो MS धोनी के बाद रोहित शर्मा इज डेफिनेटली द सेकंड बेस्ट कैप्टन दैट इंडिया हैज़ एवर हैड इन द वाइड बॉल फॉर्मेट। तो और आई एम हैप्पी फॉर रोहित, क्योंकि रोहित ने अपना करियर का एक डेस्टिनी फुलफिल की है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बहुत अच्छा कैप्टन रहा है IPL में भी, और उसका बैटिंग को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अब उसके पास एक बहुत ही अच्छा कैप्टन्स रिकॉर्ड है जो हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा। ऑफ कोर्स चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप अनडिफीटेड जीतना एक बड़ी अचीवमेंट है, और आई एम द हैप्पीएस्ट गाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।